गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ CUET मॉक टेस्ट थर्ड असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब CUET मॉक टेस्ट जो आपका हो रहा है, असाइनमेंट जो आपको मिला हुआ है थर्ड, उसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 6 तक तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। केमिकल फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस हमने बता दिया था, N2O होता है, राइट। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि फॉस्फोरस के केस में PCl3 भी बनता है और PCl5 भी बनता है, बट अगर आप नाइट्रोजन का केस देखेंगे तो यहाँ पर NCl3 तो बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता है। ऐसा क्यों? ये बिल्कुल बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड 12th के बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्या है, ध्यान देखिए अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p3, यही होगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब देखिए 2 पे जाके ख़त्म हो रहा है, तो क्या आप यहाँ पे 2d0 लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि d 2 से शुरू नहीं होता है। d जब भी शुरू होता है तो 3 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? 3 से d शुरू होता है, राइट। अब आइए अगर मैं बात करूँ फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस की एटॉमिक नंबर होता है 15। क्या होगा? ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपने 3 आया ना, देखा ना आपने 3 आ गया, तो इसलिए हम यहाँ पर 3d0 ले सकते क्योंकि 3 एंटर हो चुका है। 3 एंटर हो चुका है तो यहाँ 3d0 लिख सकते। लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो यहाँ पे 3 नहीं आया, अभी तक 2 ही चल रहा है, 2 ही चल रहा है, तो यहाँ पे 2d0 आप नहीं लिख सकते। जबकि यहाँ 3 एंटर हो चुका है तो आप यहाँ पे 3d0 लिख सकते हैं। तो मतलब 3d0 मतलब d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब d जो है वो क्या है? वैकेंट है। d क्या है? यहाँ पर वैकेंट है। और नाइट्रोजन के पास कोई d ऑर्बिटल है ही नहीं, डोंट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल। ठीक है, लिख लेना। तो नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, जबकि फॉस्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जब अपनी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है तो अपनी वैलेंसी को भी ये क्या कर सकता है? एक्सटेंड कर सकता है। वैलेंसी को क्या कर सकता है? ये एक्सटेंड कर सकता है, ये है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। कहाँ एक्सेप्ट करेगा? वैकेंट d ऑर्बिटल में। खाली है तो कहेगा इलेक्ट्रॉन दे दो, यहाँ पे हमें d ऑर्बिटल खाली है। d में कितने बॉक्स बनते हैं? 5 बॉक्स बनते हैं। जो इसके पास क्या है? खाली है, कहेगा कोई इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है दे दो, हमारे पास खाली डब्बा पड़ा है, इसमें दे दो, है ना। तो फॉस्फोरस अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है, जबकि नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए वैकेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नाइट्रोजन डजंट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल वाइल फॉस्फोरस हैव वैकेंट d ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है, जबकि फॉस्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है और नाइट्रोजन के पास नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे होता है वो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बना के समझा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है नाइट्रोजन इज ए गैस वेयर एज फॉस्फोरस इज ए सॉलिड। मतलब जो नाइट्रोजन है N2, ये क्या होता है? आपको गैसेस स्टेट में मिलता है, और जो फॉस्फोरस है उसको हम लोग P4 लिखते हैं। ये किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। बोलता है ऐसा क्यों हो रहा है कि नाइट्रोजन गैस है जबकि फॉस्फोरस सॉलिड है? जबकि ये दोनों, नाइट्रोजन हो या फॉस्फोरस, ये ग्रुप 15 को बिलोंग करता है। मैंने तो बताया था आपको कौन कौन सा होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये होता है ना, आर्सेनिक का होता है AS, ठीक है, देख लेना। तो ये होता है, जबकि दोनों एक ही फैमिली मेंबर में बिलोंग करता है। तो नाइट्रोजन हो गया गैस, राइट, और फॉस्फोरस हो गया सॉलिड। ऐसा क्यों होता है हम इसकी बात करते हैं। तो समझिएगा, अगर मैं N2 की बात करूं तो N2 को कैसे लिख सकते हैं आप? N2 को लिख सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। और नाइट्रोजन की साइज छोटा होता है। जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। मतलब नाइट्रोजन की साइज छोटी होगी और फॉस्फोरस की साइज बड़ी होगी। समझ में आ गया? मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ध्यान देखिए, अगर मैं नाइट्रोजन की साइज लिखूँ तो नाइट्रोजन की साइज क्या होगी? छोटी। और अगर मैं फॉस्फोरस की साइज देखूँ
तो फॉस्फोरस का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर हो गया। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बढ़ता चला जाएगा, ओके, रेडियस बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए जब नाइट्रोजन की साइज छोटा है ना बच्चा, तो क्या होगा, नाइट्रोजन को कैसे लिखेंगे, N2 को कैसे लिखोगे, N ट्रिपल बॉन्ड N, साइज छोटा है। तो नाइट्रोजन के पास आपको ऑटोमेटिकली पता है कि यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर होता है। जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, पता ही आपको, अमाइन चैप्टर में पढ़ा है आपने। तो इस तरह से अब देखिए साइज छोटा होने की वजह से, साइज छोटा होने की वजह से क्या हो गया, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होने लगता है। क्या होने लगेगा, रिपल्सन होने लगेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है, लोन पेयर रिपल्सन होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाता है। रिपल्सन क्या होता है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं फॉस्फोरस की, P4 समझिए, P4 कैसे लिखते हैं, P यहाँ पर एक फॉस्फोरस, यहाँ पर एक फॉस्फोरस, यहाँ पर एक फॉस्फोरस और यहाँ पर एक फॉस्फोरस, राइट। अब इसके बीच में एक और बॉन्ड होता है इस तरह से, ठीक है, ये P4 का स्ट्रक्चर है। अब आप देखिए फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बना चुका है, बनाया, एक इधर और एक इधर, 3 बॉन्ड बना चुका है। तो इसके पास भी क्या होगा, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। इतनी बातें समझ में आ गई। उसी तरह से हर फॉस्फोरस के पास क्या होगा बच्चा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। अब समझिए इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ चुका है, इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया क्योंकि साइज बड़ी है फॉस्फोरस की, तो इसके बीच का रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन होगा वो क्या होगा बच्चा, कम होगा। यहाँ पर किस केस में है बताइए, P4 के केस में। P4 का स्ट्रक्चर पता चल गया कैसे बनाएंगे। तो P4 के केस में जो लोन पेयर की रिपल्सन होगी वो क्या होगी, कम होगी, जबकि नाइट्रोजन के केस में लोन पेयर ज़्यादा होगा और P4 में कम होगा। क्लियर हो गया। जब रिपल्सन ज़्यादा होगी, ऐसे समझिए, जब लोन पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होगा क्योंकि पास पास है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ऐसे समझ लो। जो जितना ज़्यादा रिपल्सन होता है उसमें स्टेबिलिटी उतनी कम होती है, और जो जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी कम होगी तो वो किस स्टेट में जाएगा, गैस स्टेट में चला जाएगा। ऐसे भी समझ लो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और स्टेबिलिटी ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड स्टेट में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। सॉलिड हाईली स्टेबल होता है, वो जल्दी रिएक्शन नहीं करते, तो सॉलिड स्टेट होगा, तो P4 सॉलिड में चला जाएगा और नाइट्रोजन गैस में। कितना ईजी था। तो ये सब फंडामेंटल कंसेप्ट है जो आपको अपने माइंड में रखना है। नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, P4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब आपको अपने माइंड में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बात और ध्यान देखिए कि जो नाइट्रोजन होता है, ये N2 है ना, N2 का स्ट्रक्चर, और ये P4 का स्ट्रक्चर है, राइट। अब एक बात और समझिए, N2 के केस में यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाता है, तो यहाँ पर क्या बनते हैं, पी पाई बॉन्ड बनता है, जबकि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, सब जगह सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड आ जाता है और N2 के केस में पाई बॉन्ड आ जाता है, और इसके p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, पाई बॉन्ड बनाता है। इसको बोलते हैं हम p पाई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं इसको, p पाई ओवरलैपिंग होता है N2 के केस में। जबकि यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनता है तो पाई का तो बात ही नहीं होगा, तो यहाँ पर नो p पाई बॉन्डिंग, नो p पाई बॉन्डिंग, यहाँ पर p पाई बॉन्डिंग नहीं होता है। तो आंसर चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाइट्रोजन कैन फॉर्म p पाई बॉन्डिंग, सारी कहानी वही है, स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, वाइल फॉस्फोरस कैन नॉट डू सो, और फॉस्फोरस ऐसा नहीं कर सकता है। समझ में आ गया क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कैटेनेशन टेंडेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज वीकर देन द फॉस्फोरस। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग, जो अपने आप जुड़ जाता है, ठीक है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे कार्बन के साथ जुड़ रहा है, जितना मन उतना कार्बन जुड़, इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग, अपने आप से जुड़ना, दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो कहता है जो नाइट्रोजन होता है ना, उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी कम है, नाइट्रोजन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी कम है, किससे, फॉस्फोरस से, P4 से। ऐसा क्यों है कि नाइट्रोजन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी कम है फॉस्फोरस से। तो बिल्कुल वही बात है कि नाइट्रोजन की जो साइज होती है, इसकी साइज, यार यहीं पे देख लो, यहीं पे समझा देता हूँ मैं आपको,
ठीक है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, सिंपली यही समझ लो, इसकी साइज़ क्या होगा, अभी तो बताया था मैंने आपको, साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, और यहाँ पर P4 की साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, राइट। अब देखिए, जब साइज़ छोटा हो जाएगा, एटॉमिक साइज़ छोटा है और इसकी एटॉमिक साइज़ बड़ा है, ठीक है। जब एटॉमिक साइज़ छोटा होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, कौन सा, लोन पेयर रिपल्सन, अभी तो बताया था मैंने आपको, लोन पेयर रिपल्सन क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा। लोन पेयर ज़्यादा होगा तो ये जो बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड, एन और एन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, मान लो यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे लोन पेयर है, इस दोनों के बीच में एकदम जबरदस्त झगड़ा चल रहा है, रिपल्सन, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, बीच में पड़ा हुआ, ये अपने आप को कमजोर फील करेगा, देखेगा हमारे ऊपर लड़ाई चल रहा है, तो अपने आप को कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, वीक होता है। क्या होता है यहाँ पर, वीक होता है। समझ में आया, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा। P4 के केस में साइज बड़ा होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्सन होगी, अभी तो बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्सन होगी वो क्या होगी, कम होगी। मतलब ये मान लो P है और एक P यहाँ पर है ना, इसके बीच में भी एक, यहाँ पर भी एक लोन पेयर, यहाँ पर भी एक लोन पेयर, तो बताइए इसके बीच में जो रिपल्सन होगी वो क्या होगी, बहुत कम, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। रिपल्सन कम होगी तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये अपने आपको स्ट्रॉन्ग फील करेगा, क्योंकि रिपल्सन कम है, देखेगा चारों तरफ हमारे जितने भी आसपास है सब शांत है, तो अपने आप को स्टेबल फील करेगा, अपने आप को स्टेबल फील करेगा। समझ में आया। तो यहाँ पर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो क्या होता है बच्चा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन बॉन्ड जो स्ट्रेंथ जो है वो वीकर होता है, P सिग्मा बॉन्ड P होता है ना, तो नाइट्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वीकर होता है। क्यों वीकर होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। कहता है फॉस्फोरस PF5 बना सकता है लेकिन नाइट्रोजन PF5 नहीं, सॉरी NPF नहीं बना सकता। मतलब फॉस्फोरस PCl5 बना सकता है या PF5 बना सकता है, जबकि नाइट्रोजन NCl5 या फिर NF5 नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। सिंपल सी बात है ना, अभी तो बताया था, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते थे, अपनी बैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी, नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सटेंड इट ऑक्टेट ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं होता है, नाइट्रोजन डोंट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो नहीं होता, तो ये करेगा ही नहीं। समझ में आ गया ना, एकदम सिंपल सी बात थी जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था। जबकि फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं तो ये अपनी एक्सटेंड कर लेगा, तो और क्लोरीन को ऐड कर लेगा, कहेगा आ जाओ मेरे पास, हम PCl3 से PCl5 में चले जाएंगे, और 2 क्लोरीन ऐड कर लेगा क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल है इसके पास। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी। ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स दिए हुए सभी, ग्रुप 15 कौन कौन सा एलिमेंट आता है बताओ। तो इसमें जो एलिमेंट आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चा, जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो आर्सेनिक तक बढ़ता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। कहाँ तक, आर्सेनिक तक इंक्रीज करता है, और उसके बाद एंटीमनी से लेके बिस्मथ तक मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। चलिए इसका वैल्यू भी मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, बट ये ट्रेंड याद रखिएगा कि नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक तो बढ़ेगा और उसके बाद वो फर्दर क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। वैल्यू से मैं आपको इसको दिखाता हूँ। तो देखिए, अगर मैं नाइट्रोजन की मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो ये होता है 63 केल्विन, फॉस्फोरस की मेल्टिंग पॉइंट होती है 317 केल्विन, ठीक है। आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1089 केल्विन, 1089, जो सबसे हाईएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो इधर जाने पर क्या हो रहा है, देखो धीरे धीरे बढ़ गया ना मेल्टिंग पॉइंट, और उसके बाद डिक्रीज हो गया, उसके बाद आ गया 904 केल्विन, उसके बाद 544 केल्विन, तो नीचे जाने पर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। समझ में आ गया। तो अगर इसका ऑर्डर बनाना है, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, आर्सेनिक। तो चेक कर लो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, आर्सेनिक कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा आर्सेनिक है ना यहाँ पर सबसे, तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बस इतना बात याद हो गया। याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मेल्टिंग पॉइंट ऐसे आपसे पूछ लेगा, ठीक है। वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नाइट्रोजन टू आर्सेनिक बढ़ेगा और आफ्टर दैट डिक्रीज कर जाएगा, और ये वैल्यू भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखना बस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, अमंग द एलिमेंट्स मेंशन्ड बिलो सम आर नॉट स्टेबल इन देयर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आप चेक करें ना, आपका असाइनमेंट यहाँ पर हो सकता है क्लियरली ना दिख रहा हो। अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस इजीली, कहता है यहाँ पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मतलब वही सब एलिमेंट दिया हुआ है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या दे रखा है आपको, बिस्मथ। जैसे देखिए यहाँ पर ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है। जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो प्लस, जैसे जैसे नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है, स्टेबल। और नाइट्रोजन के केस में यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, स्टेबल होता है। इसीलिए तो नाइट्रोजन +3 में ज़्यादा होता है, NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं बनाता है। जबकि बिस्मथ 20ICl5 बना लेगा आराम से, क्योंकि वो +5 में चला जाएगा। क्लियर हो गया। अब आप देखिए जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो ये नाइट्रोजन की टेंडेंसी होगी कि हम +5 में शो करें, +5 में जाए। फॉस्फोरस +3 भी शो करता है, +5 भी शो करता है, ठीक है। नाइट्रोजन हमेशा +3 शो करता है, फॉस्फोरस +3 भी शो करता है, +5 भी, लेकिन ये तीनों हमेशा +5 शो करेगा। मतलब जो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है वो अपने आप को +5 में जाने को सोचेगा। मतलब नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो +3 में है वो अपने आप को कभी +5 में भी बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि +5 में वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो +5 में जाने की कोशिश करेगा तो वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कभी क्या करेगा, बढ़ाएगा, कभी डिक्रीज करेगा। मतलब ये क्या शो करेगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी इंक्रीज करना चाहेगा। क्यों, क्योंकि +5 में सोच रहा है कि हम भी चले जाए, क्योंकि अभी तो हमारा +3 है। नाइट्रोजन तो हमेशा +3 में रहता है, फॉस्फोरस +3 में भी रहता है, +5 में भी रहता है। तो ये सोचता है कि हम हमेशा +5 में चला जाए। तो ये +3 वाला अपने आप को क्या सोचता है कि +5 में लेके जाए, क्योंकि हम स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन बिस्मथ कभी भी +3 में जाने के लिए नहीं सोचेगा, क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस वो अपने आप को +5 में आने को सोचेगा। तो कभी वो अपनी चार्ज बढ़ाएगा, कभी वो +5 में जाएगा, फिर वो कभी +3 में आ जाएगा। तो 2 चार्ज शो कर दिया ना नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस 2 चार्ज शो करने लगे, एक ही एलिमेंट 2 चार्ज शो करने लगे, तो उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चा, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, क्योंकि +5 में भी जाने की कोशिश करेगा। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया ना बच्चा, अच्छे से क्लियर हो गया ना, याद रखना ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। परक्लोरिक एसिड किसको बोलते हैं, HClO4। HClO4 ये भी हमारा ऑक्सो एसिड्स है क्लोरीन का। इसका नाम होता है परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको। क्लियर हो गया, ये परक्लोरिक एसिड है, क्लोरीन का एसिड है, ग्रुप 17 का एसिड है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, क्लोरीन, ठीक है। तो सेंट्रल एटम है क्लोरीन, क्लोरीन लगा दिया। क्लोरीन ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है, किसके हैं, ग्रुप 17। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। तो हमने डॉट से 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड पूरा करता है, 4 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड पूरा करता है। तो 2 तो पहले यहाँ से लगा दो आप, है ना। 1 ऑक्सीजन यहाँ लग गया डबल बॉन्ड, 1 ऑक्सीजन यहाँ लग गया डबल बॉन्ड, क्लियर हो रहा है। 1 ऑक्सीजन यहाँ लग गया डबल बॉन्ड, क्लियर हो रहा है, राइट, क्लियर है। इसके बाद आपके पास कितने ऑक्सीजन बच गए, 4 है ना। तो 3 ही यूज किया, 1 बचा। 1 ऑक्सीजन को यहाँ लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है, 1 ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड ही बना है, जबकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन भी है इसके साथ, तो इस हाइड्रोजन के साथ इसको आप जोड़ देंगे। तो ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर है परक्लोरिक एसिड का। परक्लोरिक एसिड का ये करेक्ट स्ट्रक्चर है। जबकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज्ड अप हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे तो इसके पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर है। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन है, ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट है ना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये इसके साथ क्लियर हो गया। तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ हम क्वेश्चन करते हैं 14 का। क्या कहता है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, कंपाउंड दिए हुए हैं और इसके ज्योमेट्री दिया हुआ है। यहाँ कलर लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, कलर नहीं होगा ज्योमेट्री होगा। ठीक है, देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कलर, तो ज्योमेट्री होगा ये। देखिए अब यहाँ पर चेक कीजिए आप, अगर मैं सबसे पहले चेक करूँ XeF4 को, किसको चेक करूँ, XeF4, XeF4। अब बताइए Xe जो है ये कौन सा है, Xe ग्रुप 18 का है, मतलब ग्रुप 18 एलिमेंट्स है ये, ग्रुप 18 एलिमेंट्स। कौन कौन सा आता है ग्रुप 18 में, ग्रुप 18 में आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब आपका इनर्ट गैस आता है। ठीक है, अब आप समझिए यहाँ से रेडन, हीलियम को छोड़ दिया जाए तो हीलियम का तो डुप्लेट पूरा है, बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इनर्ट गैस है, इसकी ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट है, ये इनर्ट गैस है, राइट। जिसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होंगे। तो Xe के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने ले लिया इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए। ठीक है, ठीक है बच्चा, ये ले लिया हमने, 8 इसके क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसके साथ 4 फ्लोरीन ऐड है, 4 फ्लोरीन, तो चारों फ्लोरीन ऐसे जाएगा, ऐसे इसका निकालने का फॉर्मूला अलग है। ठीक है ना, हम पहले जेड निकालते हैं तब जाके इसको सॉल्व करते हैं, बस ये मैं थोड़ा फास्ट आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये एफ ऐसे जाएगा, राइट हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको हम, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है ये। कौन सा स्ट्रक्चर है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो अब एक बात बताइए, जो आपका XeF4 है वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएगा। तो XeF4 और ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये इसके एक ऊपर एक नीचे, ऐसा क्यों होता है, ताकि रिपल्सन कम हो जाए, ताकि रिपल्सन कम हो जाए। एक एकदम ऊपर जा रहा है, एक एकदम नीचे, तो रिपल्सन बहुत कम होगा, मॉलिक्यूल हाईली स्टेबल हो जाएगा, हाईली स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो ये जो XeF4 है इसका स्ट्रक्चर हो गया स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि एक स्क्वायर बना रहा है इस तरह से। तो स्क्वायर प्लेनर चेक कर लो कहाँ पर है, XeF4 स्क्वायर प्लेनर। तो ये हो गया 2 हो गया ना, क्लियर हो गया। अब देखिए D का 2 कहाँ पर है, D का 4 है यहाँ पर, D का 4 है यहाँ पर, D का 4 है, ये तो होगा नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा यहाँ पर, D का 2। तो मतलब ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक बना लिया हमने, बाकी आराम से निकल गया। और आप खुद बनाना, अगर नहीं बनेगा तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास आवर में जो हमारी क्लासेस होगी उसमें डिस्कस करेंगे हम, या आप हमें ऑफलाइन ऑनलाइन भी पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, हम इसको डिस्कस कर देंगे स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके बच्चा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना। तो लिस्ट 1 में आप देख रहे हैं ग्रुप 17 का एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अपना असाइनमेंट चेक कर लेना, यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। तो कहता है किसका क्या कलर होगा। तो आप एक बात याद कर लीजिए, जो आपका जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, जिसको हम हैलोजन फैमिली मेंबर भी बोलते हैं, क्या क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आता है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके कलर क्या होते हैं सर, तो कलर की बात करें तो जो फ्लोरीन होता है वो येलो कलर का होता है। कैसा होता है, येलो कलर का होता है, याद रख लीजिएगा। क्लोरीन होता है ग्रीनिश येलो, कैसा होता है बच्चा, ग्रीनिश, स्पेलिंग देख लेना, मैं लिख देता हूँ, ग्रीनिश येलो होता है। जो ब्रोमीन होता है वो रेड होता है, कैसा होता है, रेड। और जो आई होता है वो वायलेट होता है, वायलेट होता है। ठीक है, ये इसके हेलोजन फैमिली मेंबर्स हैं, जो इसके अपने एक पर्टिकुलर कलर्स होता है। अब आप चेक कर लो, यहाँ पर मैच कर लो कौन सा आंसर ऑप्शन सही होगा। बच्चा देखो यहाँ पर आप चेक कीजिए, फ्लोरीन का कलर कैसा होगा, फ्लोरीन का कलर होगा येलो। येलो कहाँ पर है, 1 में ही येलो है। फ्लोरीन 1 का 1, ए का 1, ए का 1 कहाँ पर है, अरे सर ये तो मिल गया ना, ए का 1। तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम फटाफट बन गया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स में से किसके पास एक OH है, सिर्फ एक OH। क्या क्या दे रखा है आपको, चलिए मैं इसका नाम बता दूं। पहला दे रखा है आपको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को हम बोलते हैं H3PO4। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है फॉस्फोरिक एसिड, जिसको भी वही नाम है, चाहे ऑर्थोफॉस्फोरिक बोलो या फॉस्फोरिक बोलो, दोनों एक ही नाम होता है बच्चा। यहाँ पे दोनों गलत ही लिख दिया। ये देखो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड
या फॉस्फोरिक एसिड, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम ही होता है, यही होता है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा होता है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, इसका फॉर्मूला होता है ये सी वाला है, ठीक है ना। इसका हो जाएगा H3PO3। और डी वाला होता है और हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसको बोलते हैं हम H3PO2। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर इसका बनाने आना चाहिए, तभी जाकर के आप ये इसका कितने OH हैं किसमें, ये आप पता कर पाएंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, तो हमने फॉस्फोरस को सेंट्रल एटम ले लिया। फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, पीछे फॉस्फोरस 5 से 5 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड तो हमेशा कौन बना लेगा? ऑक्सीजन। ठीक है, अब 3 बॉन्ड बच गए, तो 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड बच गया। 3 बॉन्ड में 1 ऑक्सीजन तो यूज हो गया, 4 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन बचा, 3 ऑक्सीजन लगा दिया। ऑक्सीजन अभी कितना बॉन्ड बना रहा है? अभी ऑक्सीजन बना रहा है सिंगल बॉन्ड। कितना बॉन्ड बना रहा है? सिंगल, जबकि ऑक्सीजन कितना चाहिए? डबल बॉन्ड चाहिए। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन को यूज अप कर दिया। तो बताइए यहाँ पर कितने OH है? तो यहाँ पर 3 OH है। कितना OH है? 3 OH है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में। H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो पहले फॉस्फोरस लिखना, पहले फॉस्फोरस, सबसे पहले ऊपर में डबल बॉन्ड O लगा दिया करो, बस लगा दिया। 3 बॉन्ड खाली कर दो, देखो कैसे बनाते हैं। ये हो गया, कितना ऑक्सीजन है? 3, 1 को तो यूज कर लिया, बच गए कितने? 2 बच गए। कितने बच गए? 2 लगा दिया। हाइड्रोजन कितना है? 3, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ। अभी भी कितना OH है? 2 OH है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि एक ही OH पूछ रहा है। आ जाओ H3PO2 की बात करते हैं। पहले फॉस्फोरस, उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्लियर हो गया। कितना ऑक्सीजन है? 2, तो 1 तो लगा चुके हैं, 3 बॉन्ड खाली कर दो क्योंकि 5 बॉन्ड बनाता है फॉस्फोरस। 1 ऑक्सीजन बचा हुआ, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया। हाइड्रोजन कितना है? 3, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, तो कितना OH है? एक ही OH है। तो यहाँ पर यही होगा इसका सही आंसर, मतलब ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17। मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। N2O कैसे बनाओगे? इसको बनाते हैं हम हीटिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन। कैसे होगा सर? रिएक्शन भी समझाता हूँ, ध्यान से देखिए, ये रिएक्शन भी समझाता हूँ। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? NH4, नाइट्रेट का NO3, यही ना होता है, NH4NO3। जब आप इसको हीट करेंगे, जब आप इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। कितने पे हीट कर देते हैं इसको? 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देना। ठीक है, आप नहीं पढ़े हो इसलिए आपको थोड़ा सा टफ लगता होगा, बहुत ईजी है। इसको हीट करोगे तो क्या बनाएगा? हीट करोगे तो वाटर वेपर बन के बाहर निकल जाएगा। वाटर को बाहर निकालो, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन को क्या लिख सकते हैं हम? 2H2 लिख सकते हैं। अब 2H2 देखो, अगर वाटर जाएगा तो वो आएगा ना, तो 2 ऑक्सीजन आ गया, वाटर निकालना। अरे बच्चा हीट कर रहे हैं तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन ले लो और 4 हाइड्रोजन ले लो, तो 2H2O बाहर निकल गया। यहाँ से बच क्या गया? जल्दी बताओ, बच क्या गया? अब तुम आराम से बना सकते हो। बच गया यहाँ पर 1 नाइट्रोजन, और यहाँ से 2 ही हाइड्रोजन गया था, 1 ऑक्सीजन भी बचा हुआ है, तो क्या बच गया? N2O बच गया। बचा ना जी? अरे 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन भी बचा हुआ, क्योंकि 2 ही ऑक्सीजन गया यहाँ पर, दिखा 2 ही ऑक्सीजन गया, तो ये N2 कितना ईजी था, ये बन गया। तो ऑप्शन A का 4 हो जाएगा। चेक कर लो A का 4 कहाँ है? A का 4 यहाँ पर भी है, B में और D में भी है, दिख रहा है? A का 4 B में और D में है। चलो देखो, दूसरा है, हम NO2 की बात कर लेते हैं। NO2 जो है ना, आराम से डायमराइज हो जाता है। NO2 को अगर डायमराइज करोगे, मतलब 2 बार लिखोगे, तो क्या बना लेगा? ये N2O4 बना लेता है, आराम से डायमराइज हो जाता है। डायमराइज मतलब 2 बार डायमर बन जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? डायमर वाला कौन सा 4 हो जाएगा? डायमराइजेशन इजिली। तो N2O डायमराइजेज इजिली, क्या हो जाएगा? C का 2 हो जाएगा। C का 2 कहाँ है? देखो, C का 2 यहाँ पर है, यहाँ पर C का 4 है, तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ। क्लियर हो रहा है ना आराम से? तो इसको कवर कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? ऑक्सीजन शोज एनामोलस बिहेवियर। एनामोलस बिहेवियर बोलते हैं एक अलग सा बिहेवियर, सबसे डिफरेंट बिहेवियर। जैसे एक
सब 100 आदमी वहाँ पर साधु है, एक क्रिमिनल हो गया, तो हो गया ना, उसकी एनामलस प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो क्रिमिनल वाला गुण शो करेगा। तो एनामलस प्रॉपर्टी शो करता है ड्यू टू, क्यों शो करता है देखिए, ऑक्सीजन ऐसा क्यों शो करता है। आप देख लिए ग्रुप 16 का एलिमेंट है ये, कौन सा है, ग्रुप 16 एलिमेंट्स। क्या क्या आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम, ये एलिमेंट्स आता है। जैसे जैसे नीचे जाओगे, जैसे जैसे नीचे जाओगे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, मतलब ऑक्सीजन की एटॉमिक साइज सबसे छोटी है, ऑक्सीजन की एटॉमिक साइज सबसे छोटी, एटॉमिक साइज बताओ क्या होगा यहाँ पर, सबसे छोटा, और इसकी सबसे बड़ी। अच्छा, और पूरे पेरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन है, ऑक्सीजन, पहला तो फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, और ऑक्सीजन का 3.5, ये सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, ड्यू टू स्मॉल साइज पहला हो जाएगा, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो ऑप्शन ए एंड सी हो जाएगा। देख लो ए एंड सी किस में है, तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया, इसकी वजह से एनोमलस प्रॉपर्टी शो करता है, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, बाकी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ये सबसे ज़्यादा अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, सबसे छोटा है, बाकी सब अप्रॉक्सीमेटली साइज का होता है। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, द प्रेजेंस ऑफ SO2 इज नॉट डिटेक्टेड बाय SO2। SO2 एक गैस होता है, पता ही आपको, और इसका पंजेंट स्मेल होता है, मतलब एक अलग सा अच्छा सा खुशबू होता है इसका, सल्फर जैसे, ठीक है, सल्फर जैसे स्मेल ये देता है। तो ये गैस है, इसकी डिटेक्शन आप कैसे नहीं कर पाओगे। तो पहला पॉइंट देखिए, अगर आप लिटमस पेपर लेते हो, तो लिटमस पेपर अगर आप लिटमस पेपर लोगे तो कोई सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, तब इसके थ्रू आप उसको टच करवाओगे, तब इसको आप टच करवाओगे तो ये आराम से शो कर जाएगा। लेकिन लिटमस SO2 तो गैस है ना, जिसको आप लिटमस पेपर के थ्रू डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसकी स्मेल होती है। तो देखिए इसकी पंजेंट स्मेल होती है, ये बात सही है, हम डिटेक्शन कर लेंगे। एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट को ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है, बिल्कुल सही है। डिक्लोराइजेशन ऑफ एसिडिक पोटासियम, ये पोटासियम परमैंगनेट को क्या कर देता है, डिक्लोराइज भी कर देता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, लिटमस पेपर के थ्रू इसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। लिटमस पेपर तो सॉलिड के लिए यूज किया जाएगा एंड लिक्विड के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है, गैसेस के लिए हम ये यूज नहीं करेंगे। तो SO2 इसके थ्रू हम डिटेक्ट नहीं कर सकते लिटमस पेपर के थ्रू। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ये SO2O2 वेनेडियम पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है, SO3 बनाता है। डेल्टा H की वैल्यू दे रखा है जो एक्सोथर्मिक शो कर रहा है। कह रहा है विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन इनकरेक्ट है यहाँ पर, उसको पता करना है आपको। समझिएगा यहाँ पर क्या कहता है, ये तो डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव है ना बच्चा, जब डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव हो तो श्योर है कि वो प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक, ये तो सही होता है। अच्छा, ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी होता है, ठीक है ना, मतलब क्या होगा, SO2 से SO2 प्लस O2 इस तरह से रिएक्शन शो करता है, ये बैक भी हो जाता है, क्या बनाता है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेता है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो जो रिएक्शन आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 1, और यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है। कहता है अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीज इन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है वॉल्यूम, चेक करो तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो कितना हो गया, 2 + 1 कितना हो गया, 3। अगर मैं वॉल्यूम के केस में लें तो लीटर, 3 लीटर, और प्रोडक्ट साइड में कितना लीटर है, 2 लीटर। बताओ ये 3 लीटर से 2 लीटर में जा रहा है, तो क्या ये रेड्यूस हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज थोड़ी हो रहा है, ये तो रेड्यूस हो रहा है। तो ये कहता है कि अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो बिल्कुल 3 से 2 में आ रहा है तो इंक्रीज थोड़ी है, तो डिक्रीज हो रहा है, तो यही इसका इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। और दूसरा क्या कहता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन लीड टू डिक्रीज इन वॉल्यूम, ये तो सही है। आप देख रहे हैं 3 लीटर से किस में जा रहा है, 2 लीटर में, तो डिक्रीज हो रहा है, ये सही है। लेकिन सी वाला ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, सॉरी इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। अब मोल में लेंगे तो 3 मोल से क्या बना रहा है, 2 मोल। अब मोल में ले लो तो मोल, लीटर में ले लो तो लीटर में, जिसमें ले लो आप, यहाँ वॉल्यूम बोल रहा है तो लीटर में ले लेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 क्या कहता है, विच ऑफ द अमंगेस्ट हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, किसकी पास आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम। देखो ग्रुप 16 का एलिमेंट्स है ये, है ना,
तो देखिए ग्रुप 16 में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, और एटॉमिक साइज और आयनस एनर्जी में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनस एनर्जी कम हो जाएगा, मतलब इसकी आयनस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जबकि ऑक्सीजन की एटॉमिक साइज क्या है, छोटा है, तो आयनस एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्या पूछ रहा है आपसे, हाईएस्ट आयनस एनर्जी तो किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी। तो ऑप्शन ए इज 1 इज करेक्ट। क्लियर हो गया, यहाँ तक एकदम पॉइंट वाला क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपको दिया हुआ है, कहता है विच इज ए स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। कौन स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होगा, देखिए आपको NH3 दिया हुआ है, उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितना दिया, 389, इसलिए मैं इसको एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर PH3 दिया हुआ है 322, यहाँ पर ASH3 दिया हुआ है हाइड्राइड 297, SBH3 255। तो बोल रहा है किसकी, कौन अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट होगा। देखो अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है तो हाइड्रोजन की रिलीज क्या होगी, मुश्किल हो। बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो हाइड्रोजन का रिलीज हो पाना बड़ा मुश्किल होगा, है ना। तो हाइड्रोजन की रिलीज बहुत मुश्किल से होगा, और जो जितना अच्छे से हाइड्रोजन नहीं देगा वो उतना अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। मतलब जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, जल्दी से H को रिलीज कर देगा, और जो जल्दी से H को रिलीज कर देगा वो अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम वो अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया। तो किसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, 255 SBH3, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, मतलब तुरंत एनर्जी, तो थोड़ा सा एनर्जी देंगे बॉन्ड टूट जाएगा तो हाइड्रोजन जल्दी निकल जाएगा। हाइड्रोजन जो जल्दी दे देता है उसको रेड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो कौन हो जाएगा, SBH3 हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया ना। याद रखिएगा जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम वो अच्छे से H+ रिलीज कर देगा, इजीली H+ रिलीज कर देगा, और जो इजीली H+ रिलीज कर देगा वो अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट होगा, तो SBH3 हो जाएगा। राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, आइडेंटिफाई वन दैट डज नॉट एग्जिस्ट। कौन एग्जिस्ट नहीं करता, देखिए यहाँ पर XE और यहाँ पर NE लिया हुआ है। देखिए XE जेनन है, और इसमें आता क्या क्या हमारे पास, इसमें आता है हमारे पास ये ग्रुप 18 के एलिमेंट्स है। राइट। देखिए ग्रुप 18 में जो एलिमेंट्स आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन आता है। इसमें से हीलियम जो है बस वही रिएक्शन कर पाता है, हीलियम ही। बाकी तो हम बोलते हैं कि सभी इनर्ट गैस है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है, हमको ये पढ़ाया जाता है। बट आप समझिए कि यहाँ पर एक है जेनन, ये रिएक्शन करता है, और ये उसी से रिएक्शन करता है जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है। बस सिर्फ जेनन ही रिएक्शन करता है, बाकी कोई रिएक्शन नहीं करता है। और ये जेनन भी किससे रिएक्शन करता है, जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होता है, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ, बाकी किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है जेनन। याद रखना ये सब बात। तो यहाँ पर दे रखा है नियन, तो ये तो किसी से साथ रिएक्शन ही नहीं करता है, तो ये बी वाला जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, NeF2 नहीं बनता है, क्योंकि नियन रिएक्शन ही नहीं करता है किसी के साथ। ये इनर्ट फैमिली में सिर्फ जेनन ही रिएक्शन करता है, वो भी सिर्फ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सो एसिड दिया हुआ है, कहता है मोस्ट एसिडिक, कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो कौन कौन सा, यहाँ पर क्लोरीन का एसिड दिया हुआ है, चलिए उसको लिख लेते हैं, HClO। राइट। उसके बाद दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको क्लोरीन का ऑक्सो एसिड्स आपको दिया हुआ है। ठीक है बच्चा, सबसे पहले क्या कर लीजिए, जब भी आपको एसिडिक क्वेश्चन आता है एसिडिक निकालने के लिए, तो सेंट्रल एटम का क्या निकाल लीजिए आप, चार्ज निकाल लीजिए, चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। ये तो आपको निकालने आता ही होगा। HCl पर कितना होता है, +1, याद रखना +1। HCl इस पे आएगा आपका +3, यहाँ पर +5, यहाँ पर आएगा +7। लिखा लेना, निकालने आता ही होगा आपको चार्ज कैसे निकालते हैं सेंट्रल एटम का। ठीक है, तो ये +3 और ये कितना आ गया आपका +1। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको क्या याद रखना है, हायर द पॉजिटिव चार्ज, क्या याद रखना है, हायर द पॉजिटिव चार्ज, एकदम याद कर लेना, हायर द पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, हायर द पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, मोर विल बी एसिडिक, एकदम टू दी पॉइंट है बच्चा।
जितनी ज़्यादा सेंट्रल एटम के ऊपर चार्ज होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो बताइए किसके ऊपर ज़्यादा चार्ज है, किसके ऊपर ज़्यादा चार्ज है? हमें तो दिख रहा है HClO4 के ऊपर, जहाँ पर क्लोरीन पे +7 चार्ज है, तो ये सबसे ज़्यादा चार्ज है। अगर चार्ज ज़्यादा है तो वो हायर एसिडिक होगा, तो HClO4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो गया ना? ये बहुत बार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेई नीट में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में बहुत बार आया हुआ है, जिसको CUT में भी डाल दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 25 द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन अ साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड कितना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला पता होनी चाहिए। चलिए लिखते हैं। देखिए HPO3 और इसको क्या करना, आपको 3 टाइम कर देना, तो ये हो जाएगा आपको साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, साइक्लो जाना है ना, तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे? देखो यहाँ पर एक फॉस्फोरस, यहाँ पर एक फॉस्फोरस, इसके बीच में किसको लगा दिया हमने? ऑक्सीजन को। देखते जाओ यहाँ से, इसके बीच में किसको लगा दिया? बेंजीन वाला स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए। यहाँ भी क्या लगा दिया हमने? ऑक्सीजन। यहाँ भी क्या लगा दिया हमने? ऑक्सीजन, एकदम याद कर लेना। और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने? फॉस्फोरस। बेंजीन वाला स्ट्रक्चर अगर याद है तो बिल्कुल ऐसा हो गया। अब फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है? 5 बॉन्ड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हर फॉस्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे देते हैं, राइट। तो 4 बॉन्ड तो हो गया फॉस्फोरस का, इस फॉस्फोरस के 4 बॉन्ड हो चुके हैं। और एक लगा देते हैं यहाँ पर हम OH। क्या लगा देते हैं? OH। बिल्कुल ऐसा ही गेम खेलना आपको सब जगह। तो क्या हो जाएगा? O, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा? O, और यहाँ पर क्या आ गया? H। OH को एक्सपेंड कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर O, और यहाँ पर H। अब इसमें ये है आपका हो गया साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि बताओ कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड कहाँ होगा? जहाँ पे 2 बॉन्ड है वहाँ पर एक सिग्मा है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, ठीक है, और एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। तो 3 ही पाई होगा, 3 ही पाई होगा, तो 3 पाई होंगे। क्लियर हो गया? बाकी आप काउंट कर लेना, यहाँ पर भी एक सिग्मा है, ये सब जहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है वो सब सिग्मा बॉन्ड है, काउंट कर लेना। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपको बी, 15 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। यहाँ पर 15 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। क्लियर हो गया? आप काउंट करके चेक कर लेना और हमें बताना समझ में आई कि नहीं आई। तो आज इतना रह देते हैं, फिर हम लोग 26 से आगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करते हैं। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।